गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलिए आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का वर्गीकरण। ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे और इसी में एक और चीज आ जाती है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग समझ लें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई। एलिमेंट्स बहुत पहले, बहुत प्राचीन एंशिएंट टाइम की बात है कि एलिमेंट्स बहुत गिने चुने हुआ करते हैं और उनको स्टडी करना बहुत आसान हुआ करता था। 2, 5, 10 एलिमेंट्स हुआ करते थे लोगों की नॉलेज में और उन्हीं को स्टडी करना होता था। एक गोल्ड हो गया, एक वाटर हो गया, इन सबको एलिमेंट्स माना था जाता था पहले। वाटर है, अर्थ है, ये सब एलिमेंट्स के रूप में मान्यता प्राप्त थे, लोगों की नॉलेज में थे कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। बाद में पता चला कि ये तत्व नहीं, ये तो कुछ और है, कोई यौगिक है, कोई कुछ और है, कोई कुछ और है। धीरे धीरे लोग स्टडी करते रहे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई। 15, 20, 25, 25, 30, 50 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करते रहे। जब बहुत सारे नंबर में एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो गए, पहचान हो गए, उनकी रिसर्च हो गई, तो फिर एक समस्या आनी शुरू हो गई कि एलिमेंट्स को कैसे स्टडी करें। उनका स्टडी करना बहुत कठिन हो गया, उनको अध्ययन कर पाना, उनके बारे में जानकारी जुटा पाना बहुत कठिन हो गया। ठीक है, तो फिर एक वैज्ञानिक आए, सिस्टमैटिकली मैं बात करूंगा, फिर मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा। पहले सिस्टमैटिकली समझ लें कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा मेरे से पढ़ने के लिए आता है, वो क्लास 2 का है या 10th का है, तो क्लास 10th का एक बच्चा हमसे पढ़ने के लिए आता है, मैं उसको पढ़ा देता हूं। 2 बच्चे हो गए 10th के हैं, पढ़ा देता हूं, एक साथ बैठा के पढ़ा देता हूं। लेकिन अब हमारे पास 10 बच्चे हो गए और वो 10 बच्चे, 4 बच्चे 10th के हैं, 3 बच्चे 9th के हैं, 2 बच्चे 8th के हैं, एक बच्चा 12th का है। तो ऐसी परिस्थिति में उन सबको एक साथ बैठा के पढ़ा पाना कठिन हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उनका क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास 12th इस टाइम पे पढ़ेगा, क्लास 8th इस टाइम पे पढ़ेगा, क्लास 7th या क्लास 10th इस टाइम पे पढ़ेगा। सबका टाइम अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। बस इसी प्रकार से जब हमने अपने स्टूडेंट्स की, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 20, 25 हैं, तो उनको ठीक से हम पढ़ा पाए, उनको ठीक से स्टडी करा पाए, उनकी देख रेख हम ठीक से कर पाए, तो क्या करेंगे, उनकी क्लास बना लेंगे। बस इसी क्लास बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसी क्लास बनाने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। स्कूल में एक बच्चा है, कोई भी पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 बच्चे हैं, वो अलग अलग क्लास के हैं, तो उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड करना, उनके अकॉर्डिंगली, सिलेबस के अकॉर्डिंगली उनको बांटना कि ये बच्चे यहां बैठेंगे, ये पढ़ेंगे, ये बच्चे यहां बैठेंगे, ये, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। जब एलिमेंट्स की संख्या बहुत सारी हो गई, तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो उनका एक साथ स्टडी कर पाना कठिन हो गया। तो उनके स्टडी के दृष्टिकोण से लोगों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इनको क्लास बना दें कि ये एलिमेंट्स एक जैसे हैं, ये एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो उनका ग्रुप बना दें। इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के बारे में जो फर्स्ट जो एफर्ट आ जाता है वो बर्जीलियस को जाता है। सबसे पहले बर्जीलियस ने इसकी शुरुआत की थी। ध्यान रखिए, वर्जीलियस वो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया फर्स्ट टाइम, और इन्होंने बताया कि भाई कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं जिसे हम लोग धातु कहते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं जिन्हें हम लोग अधातु कहते हैं। इनको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, इनको हिंदी में अधातु कहते हैं। मतलब तत्वों को धातु और अधातु की 2 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया।
लेकिन बाद में जानकारी हुई कि जो इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया वो ठीक नहीं है, कि कई सारी मेटल्स ऐसी थी, जैसे मरकरी का नाम सुना होगा, सीजियम का नाम सुना होगा और गैलियम का नाम सुना होगा। ये मेटल्स सॉलिड स्टेट में नहीं रहती हैं, वरन ये लिक्विड स्टेज में रहती हैं। तो इनके बारे में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या ये मेटल भी है। तो इनके जो फीचर्स हैं वो किससे मैच करते थे? नॉन मेटल्स यानी अधातुओं से मैच करते थे। वहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि नॉन मेटल्स थे, लेकिन उनके फीचर्स किससे मैच करते थे? मेटल से। जैसे आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, जिसके फीचर्स जो है मेटल से मैच करते हैं। कार्बन का एक एलोट्रोप्स है जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेफाइट। कार्बन का एक एलोट्रोप्स है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट, सभी लोग जानते होंगे। ये ग्रेफाइट के फीचर्स भी जो है मेटल से मैच करते हैं। कैसे मैच करते हैं? आप देखेंगे कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टेंस का जो नेचर है वो मेटल्स का नेचर है। नॉन मेटल्स विद्युत का प्रवाहन नहीं करती, विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और ये कंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स का नेचर है। तो इस तरीके से कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं। हाइड्रोजन भी एक ऐसा है। हाइड्रोजन में भी ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो जाता है कुछ स्टेजेस में, ठीक है। तो ये सारी नॉन मेटल्स हैं, हम जानते हैं आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन ये सब नॉन मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी इनके फीचर्स कुछ मामलों में मेटल्स के जैसे हैं। तो ये बात ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, और बर्जीलियस का जो एफर्ट था वो सरेंडर कर दिया गया, और उसको कोई ज्यादा मतलब प्रशंसा नहीं मिली, और वो आगे नहीं बढ़ सका। तो पहला प्रयास हम लोग ध्यान रखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। जो पहला एफर्ट था वो किसका था? वर्जीलियस का। वर्जीलियस ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी को मेटल्स कह दिया, दूसरी कैटेगरी को नॉन मेटल्स यानी धातु कह दिया। अब बाद में जाकर के ये सारी बातें हुई तो कुछ परेशानियां आ गई सामने। वो परेशानियां ये आ गई कि कुछ मेटल्स थी, ये सब मरकरी, सीजियम, गैलियम ये मेटल्स हैं, लेकिन ये लिक्विड स्टेज में रहती हैं, तो इनके फीचर्स नॉन मेटल से मैच करने लगे, और ये लोग नॉन मेटल हैं और इनके कुछ मामलों में फीचर्स जो है मेटल से मैच कर रहे थे। तो इस प्रकार से कई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन के मामले में कि किसे हम मेटल कहें, किसी को मेटल नहीं कहें, और ये सारी समस्याएं। इसके बाद जो दूसरा एफर्ट किया वो थे प्राउस्ट ने अपना एक हाइपोथीसिस, ये प्राउड हाइपोथीसिस, ये मैं बात कर रहा हूं बेटे 1815 की। ये 1815 में प्राउड्स ने अपनी हाइपोथीसिस को हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना। हम लोग लिख सकते हैं परिकल्पना, इसको हिंदी में कह सकते हैं प्राउड की परिकल्पना। कि 1815 में प्राउड ने अपनी एक परिकल्पना दी, और उन्होंने एक बात रखी कि सारे एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हैं। सारे एलिमेंट्स जो हैं हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बने हैं। अभी मैं इनके बारे में जो आइडिया है वो इंग्लिश में लिख देंगे, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो नोट कर सकें। तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से बने हैं, और उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है वो अनचेंजेबल होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो अनचेंजेबल होता है। मतलब जो एटॉमिक मास होता है वो अनचेंज्ड रहता है। इस आधार पर उन्होंने बताया कि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हाइड्रोजन के मिलने से बने हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं हाइड्रोजन एटम को। लेकिन बाद में पता चला कि कई सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास जो है फ्रैक्शन में था, ठीक है, डेसिमल पॉइंट में था। तब करके ये बात उनकी ज्यादा मान्यता प्राप्त ना कर सकी, और आगे बात ना बताई जा सकी कि ऐसा कैसे हो सकता है।
फ्रैक्शन में होने का क्या मतलब है, तो इस चीज को ज्यादा मान्यता नहीं मिली। तो प्राउड हाइपोथेसिस में यही बताया गया है 1815 में, 1815 यानी 1815 में, कि जो एटॉमिक मास होता है परमाणुओं का, एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो अनचेंज होता है, अनचेंज रहता है। तो सभी जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन एटम के मिलने से बने हैं, परंतु बाद में पता चला कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो मास है वो कि फ्रैक्शन में होते हैं, और फ्रैक्शन में होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हाइड्रोजन से मिलने से बने हो, फ्रैक्शन में क्यों है। ठीक है, तो इसके बाद प्राउड के बाद तीसरे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में जो अच्छा काम किया वो थे डॉबराइनर। ये डॉबराइनर तीसरे जो वैज्ञानिक थे वो डॉबराइनर थे। प्राउड हो गए, इसके बाद तीसरे वैज्ञानिक हैं डॉबराइनर। डॉबराइनर ने एक आइडिया दिया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको उनके एटॉमिक मास के क्रम में रखें, इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जो एलिमेंट्स होते हैं सेम प्रॉपर्टीज वाले या सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो है, अगर एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखे जाएं तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स के सेट तैयार किए, 3 एलिमेंट सेट। थ्री एलिमेंट्स का एक सेट्स बनाए उन्होंने। इन सेट्स को ट्रेड्स कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग त्रिक। 3 एलिमेंट्स के सेट बनाए और इन 3 एलिमेंट्स के सेट्स को ट्राइड्स कहते हैं और इनको हिंदी में कहते हैं त्रिक बनाए। और इस प्रकार से उन्होंने जो त्रिक बनाए वो सेम या सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के बनाए। और उन्होंने देखा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होता है या एवरेज होता है। तो डॉबराइनर्स ने सेम प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट लेकर के ट्रेड्स बनाए, और ये ट्रेड्स जो बनाए वो सारे एलिमेंट्स के नहीं बन सके, और उससे समस्या का जो प्रॉब्लम थी उसका कोई स्पेशल जो है कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज को डॉबराइनर का जो एफर्ट था 1827 में दिया गया था। तो 1827 में डॉबराइनर ने समान सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स लेकर के उनके ट्रेड्स बनाए। उन ट्रेड्स को क्या कहा गया? त्रिक कहा गया। और इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स के उन्होंने ट्रेड्स बनाने में सफलता पाई, और जो एलिमेंट्स थे उनके ट्रेड्स वो नहीं बना सके, और ये व्यवस्था भी ज्यादा नहीं चली। तो बात 1815 की हो गई। इसके बाद 1827 यानी 1827 की हो गई। इसके बाद डॉबराइनर के बाद एक वैज्ञानिक आए ड्यूमा, उन्होंने अपना एफर्ट किया। देखिए, सबसे पहला प्रयास बर्जीलियस ने किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। इसके बाद प्राउड हाइपोथेसिस आई 1815 में, और उन्होंने अपना आइडिया रखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब हाइड्रोजन के मिलने से बने हैं। मतलब सबका जो कंसिस्टिंग पार्टिकल है, जो कंसिस्ट करने वाला पार्टिकल है, वो क्या है? हाइड्रोजन मास से वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ संबंधित रहता है। इसके बाद डॉबराइनर आए और उन्होंने ट्रेड्स का एक आइडिया दिया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स के ट्रेड्स बनाए, 3 तत्वों के त्रिक बनाए, और इसको ट्रेड्स कहा। इसके बाद होमोलोगस सीरीज दी ड्यूमा एक वैज्ञानिक, उन्होंने साइंटिस्ट ड्यूमा, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज में क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करने के बाद उनके एटॉमिक मास में एक रिलेशन निकाला, और उसको उन्होंने नाम दिया होमोलोगस सीरीज, और एक लिस्ट बनाई एलिमेंट्स की। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। इसके बाद न्यूलैंड 1863 में
न्यूलैंड, इन्होंने क्या किया, अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक नियम जिसको हिंदी में बोलते, अष्टक नियम प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, यदि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। ठीक वैसे ही रिपीटिशन होता है जैसे म्यूजिकल नोट्स के बारे में होता है। म्यूजिकल नोट्स में आपने देखा होगा सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर सा आ जाता है। जैसे संगीत के स्वरों में एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद रिपीटिशन आ जाता है, वैसे ही एलिमेंट्स के एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। और उन्होंने देखा कि जो एर्थ एलिमेंट्स है वो फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ऐसे ही जो नाइन्थ एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। मतलब हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व से समानता प्रदर्शित कर रहा है, 9वां तत्व दूसरे से, 10वां तत्व तीसरे के साथ समानता प्रदर्शित कर रहा है गुणों में। तो इस प्रकार से उसको न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम दे दिया उसे। इसके बाद मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी प्रस्तुत की, वो 1871। तो ये बेटा पूरा हिस्ट्री है कि कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे। तो यहां पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया फर्स्ट टाइम वो मेंडलीफ के द्वारा। मेंडलीफ ने उसको सिस्टमैटिकली एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसके बारे में उन्होंने कुछ और भी बातें बताई। तो ये पूरा हिस्ट्री है। फर्स्ट टाइम वर्जिलियस ने क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया, इसके बाद प्राउट हाइपोथेसिस आई, इसके बाद डॉबरर राइनर ट्राइड्स बनाए, ड्यूमा ने होमोलोगस सीरीज दी 1853 में, 1853 में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1863 में, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आई 1871 में। तो ये पूरा एफर्ट था साइंटिस्ट का, लोगों का, वैज्ञानिकों का, जो वो एक पीरियोडिक टेबल जो आज हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, इसके बाद भी बहुत सारे एफर्ट हुए हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने से पहले अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। बर्जीलियस ने क्या किया इसके बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया है कि उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और 2 कैटेगरी तैयार की, एक को मेटल्स कह दिया, दूसरे को नॉन मेटल्स कह दिया। ज्यादा उसका प्रभाव नहीं चल सका और ठीक है। इसके बाद प्राउट ने हाइपोथेसिस आई, इसके बारे में कुछ आइडियाज हैं, वो मैं आपको एक बार लिख के बता दूं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा हिस्ट्री है कैसे पीरियोडिक टेबल तक हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब प्राउट का आइडिया देखते हैं कि प्राउट ने क्या कहा था। प्राउट ने जो हाइपोथेसिस दी, इसको प्राउट हाइपोथेसिस, प्राउट की परिकल्पना कहते हैं, और ये 1815 में आई थी। एक बात नोट करके रखेंगे, 1815 में। और ये जो प्राउट की हाइपोथेसिस थी वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर बेस्ड थी, कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 के आसपास, वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का उसका पूरा डिजाइन उन्होंने उतार के रख दिया था। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पर कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की लिस्ट पब्लिश की थी। उस लिस्ट के बेसिस पर उन्होंने, प्राउट ने उसको स्टडी किया और इस आधार पर उन्होंने एक कंसेप्ट जारी कर दिया। तो वो कंसेप्ट क्या था? ऑल द एलिमेंट्स, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब सभी एलिमेंट्स में हाइड्रोजन एटम होते हैं, या यूं कहें कि सारे तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से बने हैं। ऑल द एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से बने हैं। ये सभी तत्वों में जो मूल बात है वो हाइड्रोजन एटम है। एंड फॉर दिस रीजन
दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एटॉमिक मासेस, और वो एक दूसरे से परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आपस में संबंधित है। एक तत्व दूसरे तत्व से जो संबंधित है उसकी वजह क्या है? एटॉमिक मास। एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से जो रिलेशन रखता है वो क्यों रखता है? एटॉमिक मास के कारण। सिंस एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनचेंज, अतः क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शंस में जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट्स का वो अनचेंज्ड रहता है, वो अनचेंज रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता। यही तो डाल्टन का कंसेप्ट है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी उसी से संबंधित है। इन द केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट का मास होता है वो अनचेंज्ड रहता है। बट प्राउड हाइपोथेसिस कुड नॉट सर्वाइव, ज्यादा दिनों तक ना चल सकी। बट प्राउड हाइपोथेसिस, बल्कि यहां प्राउड्स हाइपोथेसिस कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इंटीगर्स, क्योंकि जो मेजॉरिटी में जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीगर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है, ठीक है। कई सारे एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके से उनका जो एटॉमिक मास है वो एक फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, कंप्लीट इंटीगर नहीं होता है। वही लिखा है मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इंटीगर्स, ठीक है। तो ये प्राउड का कंसेप्ट हो गया, प्राउड हाइपोथेसिस। प्राउड ने क्या कहा, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि यदि वो परमाणु द्रव्यमान के माध्यम से एक तत्व दूसरे तत्व से संबंधित है तो वो आपस में इंटीगर होना चाहिए। जैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि लिथियम 7 हाइड्रोजन एटम के मिलने से बना हुआ है, एक लिथियम एटम न चल सके। चलिए प्राउड के कंसेप्ट के बाद हम लोग डॉबराइनर के कंसेप्ट में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग डॉबराइनर्स ट्रेड्स को देखते हैं कि प्राउड की हाइपोथेसिस के बाद डॉबराइनर ने अपने त्रिक, इसको हिंदी में बोलेंगे डॉबराइनर के त्रिक। ट्रेड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? त्रिक बोलते हैं। त्रिक, त्रिक का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, 3 एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने सेट बनाया। द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट इन ईच ट्रेड्स इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, गुण समान होते हैं, प्रॉपर्टीज समान होती, और इनको ऑर्डर में रखा एटॉमिक मास के ऑर्डर में। एटॉमिक मास 7, 23, 39, कम, थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा। ऐसे ही यहां आप देखेंगे ये भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, और इनके जो एटॉमिक मास हैं उनके ऑर्डर में रखा, कम, थोड़ा ज्यादा और ज्यादा। ऐसे ही इनकी भी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है और इनको ऑर्डर में रखा एटॉमिक मास के ऑर्डर में, ऐसे ही इनको भी एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा और 3 तत्वों की त्रिक बनाए, सेट्स बनाए, और इनको क्या कहा गया? ट्रेड्स कहा गया। क्या कहा गया? ट्राइड्स। ये एक बना दिया, एक ट्राइड्स ये बना दिया, ऐसे कई सारे ट्राइड्स बनाए। और उन्होंने बताया कि जो मिडिल वाले एलिमेंट्स, देखिए वो लिखा हुआ है मिडिल वाले मास ऑफ मिडिल मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट, यानी जो मिडिल वाले एलिमेंट है उसका जो मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज होता है। देखो एलिमेंट इन ईच ट्रेड इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो हम निकालेंगे कि जो मिडिल वाले एलिमेंट्स का जो मास है वो देखो भाई, फर्स्ट का कितना है 7
और थर्ड का कितना है 39 और अपॉन एवरेज कर देंगे 2 हो जाएगा। 39 और 7 कितना हो गया 46, 46 अपॉन 2 का मतलब हो गया 23। ये 23 किसका है देखो, सोडियम का, यानी मिडिल वाले एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास हो गया। ऐसे ही आप यहां देखेंगे, आप यहां वॉच करेंगे इस बात को कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है, मिडिल वाला एलिमेंट कौन है, ब्रोमीन है। इसका ब्रोमीन का जो मास है वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मासों का एवरेज होगा। यह हम लोग कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन होता है, एवरेज होता है, ये औसत कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का कितना है 35.5, थर्ड का कितना है 127 अपॉन 2 कर देंगे तो ये एवरेज पूरा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद 81.25 समथिंग, वो नियर अबाउट किसके बराबर हो गया, Br के बराबर। ये किसके इक्वल हो गया, सोडियम के इक्वल। ऐसे आप इसे भी, इनको भी चेक करेंगे तो आप बता पाएंगे कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है, मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। आप यहां भी देखेंगे ऐसे ही पाएंगे, आप यहां भी। और इस प्रकार से उन्होंने ट्रेड्स बनाए, लेकिन इसमें एक जो बड़ी कमी रही कि एक तो सारे एलिमेंट्स के इस प्रकार से ट्रेड्स बन नहीं पाए, और जो ट्रेड्स बन भी गए वो भी सही तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं थे। प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी और बड़ी और बड़ी भयानक होती जा रही थी स्टडी के मामले में। इसलिए ये कुछ हद तक ठीक था, लेकिन आगे चल के ये बात जो है ज्यादा क्लियर नहीं हो सकी और ज्यादा इसको मान्यता नहीं मिल सकी। चलिए, डॉवेराइनर के ट्रेड्स के बाद अब हम बात करते हैं ड्यूमा होमोलोगस सीरीज के बारे में, क्योंकि ये 1827 में आई थी। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें, 1827 में आई थी। इसमें जो डॉवेराइनर थे उन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। समान गुणों वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा तथा पाया कि इनके परमाणु द्रव्यमानों में एक आपस में रिश्ता है, और देखा कि मध्य वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का, प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य कहें या औसत कहें या अर्थमेटिक मीन कहें। आप किसी, ये देखो एक ट्राइड्स ये बनाया, इस तरीके किसी के भी मिडिल वाले एलिमेंट का जो वो आप निकालेंगे क्या, एटॉमिक मास, वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मासों का एवरेज होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बनाया। ठीक है, तो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ रहे हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है त्रिक, 3-3 का सेट, 3-3 का सेट बनाया उन्होंने। इसके बाद हम लोग ड्यूमा होमोलोगस सीरीज पे बात करते हैं। चलिए, अब ड्यूमा होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। ड्यूमा की सजातीय श्रेणी डॉवेराइनर के कंसेप्ट के बाद 1853 यानी 1853 में ड्यूमा ने एक अपना एक विचार प्रस्तुत किया, कंसेप्ट। उन्होंने बताया कि यदि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उनके एटॉमिक मास में एक निश्चित रिलेशन देखा या पाया जाता है। तो वही 1853 में ड्यूमा ने समान गुणों वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा तथा उनके परमाणु द्रव्यमानों में संबंध स्थापित किया तथा सजातीय श्रेणियां प्रस्तुत की। कई सारी सजातीय श्रेणियां बनाई समान गुणों वाले तत्वों को, जिन्हें ड्यूमा की सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग इंग्लिश में जो और कम शब्दों के प्रयोग के साथ बताया, ड्यूमा सजेस्टेड दैट सम एलिमेंट्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास के बेसिस पर ड्यूमा ने सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी का मतलब होता है होमोलोगस सीरीज प्रस्तुत की, और होमोलोगस सीरीज में उन्होंने
एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में एक निश्चित रिलेशन देखा। उन्होंने देखा कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ए, यानी ए इज इक्वल टू हो गया 14, बी इज इक्वल टू 17, सी इज इक्वल टू 44। तो पहला तत्व तो नाइट्रोजन है, उसका मास 14 हो गया एटॉमिक मास। फास्फोरस का 14 प्लस 17 मतलब ए प्लस बी। आर्सेनिक 75, 14 17 44, ए प्लस बी प्लस सी। सी इज इक्वल टू 44, बी इज इक्वल टू 17 और ए इज इक्वल टू 14 रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ड्यूमा ने एक सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज 1853 में प्रस्तुत की और उन्होंने होमोलोगस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास में एक रिलेशन पाया और ऐसी उन्होंने कई सीरीज बनाई, परंतु सारे तत्वों की इस प्रकार से सीरीज नहीं बना सके और जो प्रॉब्लम थी उसका उचित समाधान नहीं निकल सका और प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही लगभग रही। ठीक है, तो अब चलिए ड्यूमा होमोलोगस सीरीज के बाद हमने जैसा कि आपको बताया था, इसके बाद न्यूलैंड ने एक अपना आइडिया दिया, न्यूलैंड का अष्टक नियम जिसे कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को देखते हैं। चलिए इसको मिटा, चलिए अब न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करते हैं। ये 5वां प्रयास है बर्जीलियस के प्रयास के बाद, एफर्ट के बाद, ये 5th आइडिया है जो क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं इसे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव्स का मतलब होता है अष्टक। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। ये 1863 में, उस समय लगभग करीब 63 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो चुके थे। उस समय जो 63 एलिमेंट्स थे उनको न्यूलैंड ने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो देखा कि एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन हो रहा है। वही लिखा हुआ, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देयर एटॉमिक मासेस, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए, देयर एटॉमिक मासेस, प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट 8th एलिमेंट, मतलब 8वें एलिमेंट आते ही प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है। पहला फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन जैसे ही 8th एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट कर जाती पहले के जैसी। 9th वाला एलिमेंट मिलता है उसकी प्रॉपर्टी सेकंड की जैसी। 10th वाला एलिमेंट मिलता है उसकी प्रॉपर्टी थर्ड की जैसी। तो बिल्कुल रिपीटेशन उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने उसको कंक्लूड किया कि एलिमेंट्स प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन, ऐसा एलिमेंट जिसको फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस किया गया है, हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू 8 एलिमेंट, मतलब जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रही है, 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेकंड से। मतलब कहने का आशय यह है हर 8वां तत्व, हर 8th एलिमेंट जो है अपने फर्स्ट से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला है, इसलिए इसको अष्टक नियम यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा। ध्यान रखेंगे हम लोग, न्यूलैंड ने 1863 में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उन्होंने देखा कि एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यदि उनको एटॉमिक मासेस के क्रम में अरेंज किया जाए, प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट 8th एलिमेंट। 8th जो एलिमेंट होता है उस पर जाकर के प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है। एलिमेंट्स प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन, ऐसा एलिमेंट जिसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है, हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू 8th एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज 8वें तत्व के समान हो जाती हैं, इसीलिए इसको अष्टक नियम कहा।
बिल्कुल ये नियम वैसे ही फॉलो होता है जैसे म्यूजिकल नोट्स होते ना, म्यूजिकल संगीत के स्वर होते ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ना के बाद फिर से सा का उच्चारण शुरू हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा आ जाता है। बिल्कुल इसी ऑर्डर में सिमिलर प्रॉपर्टीज चेंज होती चली जाती है और एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट होने लगती हैं। इसी को हम लोग कहा तो म्यूजिकल नोट्स। अब हम इसको देखें कैसे ये रिपीट करती है, तो हम लोग देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो एलिमेंट्स हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए। ये एलिमेंट्स हो गए और ये एटॉमिक मास लिख रहे हैं, उनके एटॉमिक मास लिख रहे हैं। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, इसका 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 19 होता है। और इसके बाद जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये फिर एलिमेंट्स आ गए बेटे। और फिर उनके एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मास, सोडियम का कितना होता है 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, ये बेटे एटॉमिक मास लिख दिए हमने। तो अब हम देखेंगे कि लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये क्या है 7th है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स देख रहे हैं आप, ये है 8th एलिमेंट। और आप देखेंगे जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता ना, म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है, म्यूजिकल नोट्स में आपने संगीत के स्वरों में देखा होगा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और इसके बाद फिर से सा फिर से आ जाता है। तो वो सा कहां पे है, वो सा यहां पे है। ठीक है, तो सा के सामने सा आ गया। तो इस तरीके से म्यूजिकल नोट्स जैसा फॉलो करते हैं वैसा ही कुछ, ये 9th एलिमेंट है, ये 10th एलिमेंट है। और इस प्रकार से आप देखेंगे जैसी प्रॉपर्टीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, और जैसे 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज। 8th एलिमेंट कौन है, सोडियम है। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और ये कौन सा है, ये एलिमेंट है 8th। और ये जो फर्स्ट की प्रॉपर्टीज 8 से मैच कर रही हैं, ये सेकंड एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी, 9th एलिमेंट से। ये थर्ड एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज 10th एलिमेंट से मैच करेंगी। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि हर एलिमेंट अपने 8वें तत्व से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। लिथियम का 8वां कौन है, सोडियम, सिमिलर प्रॉपर्टीज। बेरिलियम का 8वां कौन है, मैग्नीशियम, सिमिलर प्रॉपर्टीज। बोरोन का 8वां एलिमेंट कौन है, एल्यूमिनियम, सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि तत्वों को उनके एटॉमिक मासेस परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर पाया कि एक निश्चित अंतराल बाद समान गुणों वाले तत्वों की रिपीटेशन हो जाती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबके प्रॉपर्टीज चेंज होती चली जाती। जैसे ये 7 एक जैसे हो जाते हैं, इसके बाद जैसे ही 8वां एलिमेंट आता वो लिथियम से मैच कर जाता, 9वां एलिमेंट आता वो बेरिलियम से मैच कर जाता है। ठीक है, और 10वां एलिमेंट आता है वो बोरोन से मैच कर जाता है। बस इसी कारण से इसको हमने कहा है
हमने नहीं, उन्होंने कहा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक नियम कहा। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक मासेस प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट 8th एलिमेंट, की प्रॉपर्टीज जो है 8वें एलिमेंट पर रिपीट कर जाती है। आप जैसे ही 7 तक जाएंगे नो रिपीटेशन, जैसे ही 8वां आएंगे रिपीट, 9वां आएंगे फिर रिपीट, 10वां मतलब 8 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। एलिमेंट्स प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन, जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन को ऑक्युपाई किए है, हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू 8th एलिमेंट। जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट के सिमिलर होती हैं, बिल्कुल जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है, हमने लिखा है सारे गामा पा धा नी सा, ठीक उसी प्रकार से जो एलिमेंट्स भी है एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट कर देते हैं। तो चलिए ये ध्यान रखेंगे, हम क्या ध्यान रखेंगे इसमें, उस समय कितने एलिमेंट्स थे, उस समय 63 एलिमेंट्स थे और टाइम क्या था 1863, और क्या किया एटॉमिक मासेस के क्रम में अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स भी वैसे ही फुट स्टेप फॉलो करते हैं जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में होता है, और इसको नाम दे दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। परंतु ये बात, ये आइडिया बहुत समय तक नहीं चल सका, क्योंकि जैसे ही इनर्ट गैसेस खोजी गई, इनर्ट गैसेस की खोज हुई और नियोन एक इनर्ट गैसेस मिल गई, अब 8th एलिमेंट ये हो गया, 8th एलिमेंट कौन हो गया, नियोन। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास 20 था, ठीक है 20 होता है, तो अब 8th एलिमेंट कौन सा हो गया, नियोन। और ये जो सिमिलर वाला है वो सोडियम, वो हो गया 9th एलिमेंट। मतलब जैसे ही नियोन की जानकारी हुई लोगों को, अब जो है जो 8वां तत्व है वो पहले से समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा था, मतलब अब 9वां तत्व जो है, अब ये 8वां नहीं रह गया, अब ये कौन सा हो गया बेटे, अब ये 9th एलिमेंट हो गया। अब 9th पहले से समान था, तो ये अष्टक नियम की जो सबसे बड़ा बात थी, जिसके कारण ये ज्यादा पॉपुलर हो गया था, अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से, तो उस पॉपुलरिटी के कारण ये कंसेप्ट धराशायी हो गया, क्योंकि इसके नाम में वो बात जुड़ी थी जो यहां कमी निकल आई, तो वो नाम भी खत्म हो गया और ये ज्यादा दिनों तक इसको मान्यता नहीं मिली। लेकिन फिर भी न्यूलैंड ने जो प्रयास किया, उसी के कारण जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसी आइडिया के फलस्वरूप और आइडिया ब्रॉड होता चला गया और एक पीरियोडिक टेबल मिलने की जो बेसिक न्यू है वो रखी जा सकी। तो चलिए इसको जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं लोथर मेयर के आइडिया की, और वो आइडिया ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, लेकिन सीधे हम लोग बात करेंगे अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग समझ लीजिए, ये 6वां प्रयास है क्लासिफिकेशन के संबंध में। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग आइडिया दिए। किसी ने ट्रेड्स का आइडिया दिया, किसी ने होमोलोगस सीरीज का आइडिया दिया, किसी ने कोई और आइडिया दिया, किसी ने ऑक्टेव लॉग का आइडिया दिया। तो बहुत सारे आइडिया दिए गए, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाए। न्यूलैंड का जो नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, वो काफी पॉपुलर हुआ था, क्योंकि नाम उसका अष्टक था, ऑक्टेव्स था इसलिए, और बाद में वही पॉपुलैरिटी उसकी कमी बन गई और वो कमजोर पड़ गया। मेंडलीव जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, और 1871 में, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1815 में प्राउस ने प्रयास किया था, 1827 में डोबेराइनर ने प्रयास किया, इसके बाद 1853 में ड्यूमा ने प्रयास किया, इसके बाद 1863 में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रस्तुत किया। तो ये 1871 मतलब काफी प्रयास हो चुके थे। रशियन केमिस्ट, उनका नाम था मेंडलीव्स। मेंडलीव ने उस समय जो एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स की संख्या थी करीब 63 एलिमेंट थे। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के क्रम में अरेंज किया,
उन तत्वों को इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के क्रम में अरेंज किया। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑर्डर इन एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस का मतलब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इसको अरेंज किया। जितने भी उस समय 63 एलिमेंट्स थे सारे के सारे ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, परमाणु द्रव्यमान के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने जो आइडिया दिया वो ये था कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जो किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आधारभूत गुण है, बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एटॉमिक मास मान लिया उन्होंने, ये एटॉमिक मास माना। और बस यही बात इनकी भी कमी हो गई। जैसे न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स की बात बोली थी, वही ऑक्टेव्स उनका टूट गया, सो नियम जो है उनका जो आइडिया था वो भी फ्लॉप हो गया। इन्होंने भी अपना पूरा आइडिया एटॉमिक मास को बेस मान करके, उसको सेंटर मान के सारा अपनी जो कथा या जो भी उन्होंने विचार व्यक्त किया उसका केंद्र में कौन था, एटॉमिक मास। बाद में पता चला कुछ समय बाद ये एटॉमिक मास ही डिस्टर्ब हो गया, तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल का एक प्रीव्यू बन चुका था लोगों के दिमाग में, बस वो प्रीव्यू जिंदा रहा, इसलिए आज मेंडलीव का नाम भी कुछ ज्यादा पॉपुलर है। अदरवाइज जो इनका आइडिया था एटॉमिक मास का वो फेल हो गया था। तो एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल पार्टिकल उस समय माना इन्होंने, वर्तमान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो उसका मूल लक्षण होता है। ठीक है, ये इनका मानना था, एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इसी कारण से इसको जो है ज्यादा समय तक ये नहीं चल सका। इसके बाद उन्होंने एक आवर्त नियम दिया, ये पीरियोडिक लॉ को कहते हैं बेटे आवर्त नियम। ये जो लिखा है ना, ये इसको कहते हैं आवर्त नियम। उन्होंने आवर्त नियम दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, ये एटॉमिक मासेस लिखा ना, परमाणु भारों के पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है आवर्ती फलन। जो उनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन, इसको कहते हैं आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इसको आधार मान करके मेंडलीफ ने उस समय 63 एलिमेंट्स जानकारी में थे, तो उनको उन्होंने अरेंज किया और एक पीरियोडिक टेबल दी। उस पीरियोडिक टेबल में क्या था, कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थी। हॉरिजॉन्टल रोज कैसी थी, ये इस तरीके के, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, जो इस तरीके से, और जो ऊपर से टॉप टू बॉटम थी रोज, एलिमेंट्स इस रो में अरेंज किए गए ऊपर से टॉप टू। इनको कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम्स। ये वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रोज थी बहुत सारी, और बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स थे। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इनकी जो संख्या है, इनके नंबर्स, ये 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी। कितनी थी, 12 थी। इनको सीरीज कहा गया, 12 सीरीज हॉरिजॉन्टल रोज। यही रोज बाद में पीरियड्स में कन्वर्ट हो गए, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप कहा गया। ग्रुप हिंदी में हम लोग कह सकते हैं समूह है, या कह सकते हैं वर्ग। तो जो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर लाइनें थी एलिमेंट्स की, यानी वर्टिकल कॉलम, इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर खाने, ये जो ऊर्ध्वाधर खाने थे ऊपर से नीचे की ओर, ये वर्टिकल कॉलम्स, ये ग्रुप या समूह या वर्ग कहलाते हैं। और इनकी संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनकी संख्या 8 थी मेंडलीव के टाइम में, ये ध्यान रखना। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इनको श्रेणी कहते थे, हिंदी में क्या कहते थे, श्रेणी कहते हैं। और इनकी संख्या 12 है, और ये 12 श्रेणियां ही बाद में चल करके आवर्त में कन्वर्ट हो गई। और इस आवर्त के कारण ही इसको पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स के कारण ही पीरियोडिक टेबल कहा गया इसको।
तो ध्यान रखें कितने एलिमेंट्स इसमें रखे गए थे। इसमें टोटल 63 एलिमेंट्स पुट किए गए थे। टोटल 63 एलिमेंट्स पुट किए गए थे और उनको किस प्रकार से पुट किया गया था? 12 रोज थी, हॉरिजॉन्टल रोज थी, जिनको श्रेणी कहते थे या सीरीज कहते थे। इनकी नंबर्स 12 थी। यही 12 सीरीज जो है आगे चल करके पीरियड्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम थे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जो वर्टिकल कॉलम्स होते ना, इस तरीके से आपको इन सेट में पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी। आप देख सकते हैं जो टॉप टू बॉटम लाइनें हैं, ऊपर से नीचे की ओर कॉलम है, वो ग्रुप कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं या वर्ग कहलाते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, इनको क्षैतिज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज जो पंक्तियां हैं उनको श्रेणी कहते हैं और यही श्रेणियां बाद में आवर्त में कन्वर्ट हो गई। जो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर खाने होते हैं, उनको समूह कहते हैं या फिर कहते हैं वर्ग। जो वर्टिकल कॉलम है वो ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में एक प्रीव्यू हमने आपके सामने रखा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में और सारे आइडिया पढ़ेंगे और इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमने प्रीव्यू आपको अभी दिया। चलिए, वीडियो देखने के बाद अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलें। उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जूम पर हमसे पूछ सकते हैं। अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में जरूर। ओके, धन्यवाद।